हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि सीसेट बुलेटिन्स जो कि हम मंथली बेसिस पर कवर करते हैं, तो अब तक मैंने अगस्त मंथ तक की कंप्लीट कर दी हैं। ठीक है, अब ये जो आज हम लेंगे वो सितंबर मंथ की है, जो भी रिसेंटली रिलीज़ हुई है। ठीक है ना, उस पर आज हम अपनी डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और होप सो आपने अगस्त मंथ की देख ली होगी। अगर नहीं भी देखी है तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, चैनल पर वो अवेलेबल है। ठीक है, चलिए। तो बेसिकली आपको फॉर्मेट वगैरह आई थिंक क्लियर ही है। ठीक है ना, बट बस बेसिकली मैं आपको जो बताना चाहूँगा कि कुछ करंट अफेयर्स होते हैं जो मंथली बेसिस पर आते हैं, उससे आपको अपडेट करवाने की ज़रूरत होती है, बिकॉज वो हमारे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, और कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हर बार होता है कुछ ना कुछ। जैसे आपने अगर अगस्त मंथ में पढ़ा था तो आपको G20 G7 के बारे में पढ़ने को मिला था, तो आज उसी तरीके से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। अगर इसको अभी तो शायद इस वीडियो पे मैं नहीं लेके चलूँगा, बिकॉज मैं करंट अफेयर से रिलेटेड चाह रहा हूँ। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मैं एक अलग से कुछ, अगर आपकी रिक्वेस्ट होगी तो मैं अलग से अब वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, चलिए। बाकी तो जैसे प्रेसिडेंट सर का मैसेज होता है, कुछ सैम्पल क्वेश्चंस होते हैं, वो एज फॉर्मेट वो अभी तक सेम ही है। ठीक है ना, और बिकॉज ये सितंबर मंथ का है तो ये नवंबर मंथ के लिए आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाती है बुलेटिन्स। ठीक है ना, तो इसको आपको कवर आउट करना ही चाहिए। ठीक है, चलिए। तो सर अब इसमें से जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे, देखिए कुछ एक दो जो मतलब मेरे पास डाउट आए हुए हैं, कुछ लीगल एप्टीट्यूड से भी एक दो क्वेश्चन के हैं, तो वो भी मैं कवर आउट कर दूंगा आपके लिए। बाकी करंट अफेयर्स का तो जो है वो करना ही है। ठीक है, तो अभी जैसे रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी, आपने सुनी भी होगी कि भाई कुछ चीता वगैरह जो नामीबिया से आए थे, तो वो देखिए ये एक क्वेश्चन, मतलब देखिए मैं आपसे एक्सपेक्ट तो नहीं करूँगा कि आप केबीसी देख रहे होंगे, क्योंकि आपका एग्जामिनेशंस बस आने ही वाला है। ठीक है ना, तो बट फिर भी केबीसी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो नामीबिया से चीता आए हैं वो कौन से पार्क में आए हैं, तो कूनो नेशनल पार्क उसका एग्जाम्पल है। ठीक है ना, तो बेसिकली आपको तो थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको 3-4 का ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आपसे इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि मैं भी चाहूँगा तो मैं इसमें से आपके क्वेश्चंस बना सकता हूँ, बट मैं सोचता हूँ कि आप ही को क्यों ना इस तरीके से फ्रेम कर दिया जाए आपके माइंड को, कि आप भी क्वेश्चंस की फ्रेमिंग सीख जाएँ। ठीक है, चलिए। तो टोटल, अब जैसे टोटल कितने चीता आए हैं, टोटल 8 चीता आए हैं। अब इसमें मेल फीमेल की कैटेगरी भी अलग अलग है, तो वो मैं आपको ना बताकर आपका माइंड कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। ठीक है ना, सिंपल सी एक इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, कुछ 3-4 चीज़ें आप याद रख लीजिएगा, जैसे चीता, ठीक है, कहाँ से आए हैं, नामीबिया से हैं, कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन, और नंबर कितने हैं, टोटल 8। बस इससे ज़्यादा आपको याद करने की मेरी समझ से आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, कम्बरसम हो जाता है, और आपको पूरे पास्ट 12 मंथ्स के करंट अफेयर्स करने हैं। इट्स नॉट अ इजी टास्क। उसके बाद एक नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है, ठीक है, वो एप्लीकेबल हुई है। और फिर एक हाँ, ये जो न्यूज़ है, एक टाटा ग्रुप अपनी कुछ जो मेटल की कंपनीज़ हैं, ठीक है ना, उसको छोटी की जो कंपनीज़ होती हैं उनको मर्जर करके अपनी जो टोटल नंबर ऑफ़ कंपनीज़ है उनको कम करना चाह रहा है। ठीक है, ये एक कॉर्पोरेट न्यूज़, इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, फिर हाँ, ये आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई एक बुक अभी रिलीज़ हुई थी अंबेडकर एंड मोदी की। ठीक है ना, तो फिर इसको कहाँ पर लॉन्च किया गया या इसके ऑथर कौन है, वो इसमें से आप इसमें पढ़ सकते हैं, बिकॉज इससे भी क्वेश्चन से एक फ्रेम हो सकता है। ठीक है, चलिए। बाकी 25 सितंबर को 90th जो मन की बात का एडिशन था वो सब, ठीक है, ये आपके लिए इतना मतलब मेरी समझ से रेलेवेंट नहीं रहेगा। ठीक है ना, बस एक बर्ड आई व्यू आपके पास होना चाहिए। हाँ, एक ये इन्फॉर्मेशन है जो मेरी समझ से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेम हो सकता है। ठीक है ना, कि जी जो बर्थ एनिवर्सरी भगत सिंह जी की बनाई गई थी, उनके नाम पर चंडीगढ़ का एयरपोर्ट का नाम अब भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया। तो बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए होनी चाहिए कि भाई अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि विच एयरपोर्ट नेम भगत सिंह का के नाम से चेंज किया गया है, 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, तो आपको इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है ना, देखिए और क्वेश्चंस कहीं से नहीं बनते, क्वेश्चंस आप ही के इसी इन्फॉर्मेशन से जो मंथली बेसिस पर आती है इससे बनते हैं। बट क्या होता है, आप मंथली इन्फॉर्मेशन को ढंग से नहीं पढ़ते या आपको कोई समझाने वाला ढंग से नहीं मिलता, तो फिर कहीं ना कहीं फिर हमारा वो दिक्कत कर जाता है। ठीक है ना, चलिए अब हम आगे चलते हैं।
ठीक है ना। अब यहाँ तक मुझे लगता है आपको कोई इशू नहीं है। फिर भी देखिए, मैंने देखिए आई थिंक 4-5 मिनट्स हो हमारी वीडियो को हो चुके हैं, और अभी तक हो सकता है कि आपको कुछ लग रहा हो कि सर हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है या हमारे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप उसको पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए प्लीज़, जैसा भी मुझे टाइम की अवेलेबिलिटी के हिसाब से रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी हाँ, एक क्विज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने आई थिंक पिछली बार भी, शायद जितना मुझे ध्यान है आपको मैंने बताया था कि क्विज़ ICSI कंडक्ट कर रहा है, वो जो कि ICSI के स्टूडेंट्स के लिए है, तो प्लीज़ मस्ट पार्टिसिपेट, ठीक है ना। और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। बिकॉज देखिए, जब आप कंपटीशन में एंटर करते हैं तो आपको कॉम्पिटिटिव का एहसास होना चाहिए, बिकॉज देर इज़ अ कॉम्पिटिशन इन द लार्ज नंबर ऑफ एरिया, ठीक है ना। तो अब आप जितना अच्छे तरीके से, और उतना ज़्यादा आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा जितना ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन होगा। ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर होता है, तो आपको उसी तरीके से ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो अब बेसिक सी, चलिए अब हम ज़्यादा आपका वो समय ना लेते हुए, ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जो बिज़नेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, लीगल एप्टीट्यूड से हैं। हाँ, इसमें मुझे जो आप लोगों को एक क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है वो मैं आपको चलो बता देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा आप करने में थोड़ा सा इशू आता है आपको। देखिए क्या होता है, एस्पेक्ट्स को इस वर्ड से डिनोट किया गया है, तो सोमेश को हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे को इसमें एक रिलेशनशिप डेवलप करनी होती है। अगर आपको ये आता भी है तो प्लीज़ आप वीडियो को आगे ले जाइएगा, ठीक है, और जो करंट अफेयर्स मैंने आगे डिस्कस किए हैं वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि अब सर इसमें एक रिलेशनशिप कैसे डेवलप करते हैं। जैसे आपने देखा ए के बाद डी आया, मतलब बी और सी का गैप है। एस के बाद वी आया, मतलब टी और यू का गैप है, मतलब दो के गैप के बाद हमारा एक ही रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब इसी तरीके से हम सोमेश का कैसे करेंगे। सोमेश का एस के बाद टी यू वी आ जाएगा, 2 अक्षर निकाल दिए। ओ के बाद MNO पी क्यू हटा दीजिए, आर आ जाएगा। अब आप देख लीजिए, VKR हट गया, VVK हट गया, RPH हट गया, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए। आप इसको पूरा करना चाहें पूरा कर दीजिए, मैं भी पूरा कर सकता हूं, बट मुझे लगता है जो मेरा कोर इंपॉर्टेंस एरिया है आपको आंसर तक पहुंचाना, ठीक है ना। और उसी तरीके से जब आप पूरा करेंगे तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। चलिए, बाकी क्वेश्चंस ये जो आप पढ़ते हैं ये सब आपको कितनी बार लोगों ने पढ़ाया होगा, मुझे लगता है किसी और भी, अगर आपने अपनी टीचर फैकल्टी कोचिंग अगर आपने ली होगी उन्होंने भी आपको काफ़ी सारा बता दिया। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में टेक ओवर कर लूँगा, ठीक है। हाँ, अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज देखिए कहीं ना कहीं जब मैंने जितना स्टूडेंट्स में देखा है आप करंट अफेयर्स में काफ़ी लैक करते हैं, इसलिए मतलब मेरा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि आपको ये ढंग से समझा दिया जाए जिससे आपको जितना कोशिश हो सके आपको रटना ना पड़े, ठीक है। इतने बड़े बड़े नाम होते हैं, आपको समझने में दिक्कत आती है, इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा। क्या बोलता है कि डॉक्टर एन कलाईसेल्वी हैज़ बिकम द फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ विच इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब हमारे को मतलब इसका क्या हुआ कि इन जो डॉक्टर हैं ये, इनको फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है किस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब अब आपको बाकी ये सारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दे दी, अब इनका पहले तो हमारे को पता होना चाहिए ये कौन है। तो एक सिंपल सी इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि ये लेडी हैं जो कि 25 साल से रिसर्च कर रही हैं, और इनका जो रिसर्च करने का मेन इंपॉर्टेंट वो है आपका लिथियम आयोन बैटरीज, ठीक है। अब क्लैरिटी आ गई। अब थोड़ा सा भी इससे आप इन्फॉर्मेशन से सोच सकते हैं कि सर कहाँ पर होगा। ये आ जाता है आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में किस नाम से जानते हैं, CSIR। आपने वगैरह दिल्ली वगैरह में देखा होगा, पूसा रोड वगैरह पे इसका ऑफिस है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, हु हैज़ बिकम द 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। जितना मुझे पता है कि ये 73 या कुछ अप्रॉक्स उतने ही दिन के लिए अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। इतना मैं आपको बता देता हूँ, और इससे पहले कौन थे वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि हो सकता है कि आपने अभी रिसेंटली 2 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम पढ़ा हो, ठीक है, और जो अभी हैं जिनकी जगह ये आए हैं उनका नाम इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है ना। हो सकता था कि आपको कन्फ्यूज़न के लिए उनका नाम भी दे देते, बट वो यहाँ पर नहीं है। तो अभी जो थे उनका नाम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। चीफ जस्टिस रमन्ना जी थे अभी, ठीक है। और जो अब अपॉइंट हुए हैं इनकी जगह में, उनका नाम है उदय उमेश ललित, जिसको शॉर्ट में हम UU ललित जी भी
बोलते हैं, ठीक है। और ये बाकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि 73 डेज़ में है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो अभी मतलब 2-2.5 महीने के बाद कोई दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो अपॉइंट किए जाएंगे। और ये क्यों अपॉइंट, मतलब बेसिकली सीनियरिटी के बेसिस पर ये अपॉइंट होते हैं, ठीक है ना। तो अभी अभी आपके लिए ये न्यूज़ है। बाकी जब आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे तो जो जो नेक्स्ट स्टूडेंट आएंगे वो 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मैं एक तरीके से आगे बता रहा हूँ आपको कि आप लोग तो क्लियर कर लेंगे, बट जो आगे स्टूडेंट्स आएंगे वो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि ये इस टाइम ऐसा क्यों हो रहा है और आगे क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए, और कोई भी प्लीज़ अगर आपको मेरी तरफ से कोई इंप्रूवमेंट अगर आप सजेस्ट करते हैं तो प्लीज़ मैं मोस्ट वेलकम, क्योंकि देखिए क्रिटिसिज्म होता है या कोई मतलब आपके अंदर कोई सजेशन चाहता है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा अपने वीडियो में उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट करूँ और जिससे आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कॉन्टेंट लाया जा सके और अच्छे से आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। चलिए, तो बाकी इन 18th क्वेश्चन क्या बोलता है, इन स्पेस टेक्नोलॉजी इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्ड विद द विच कंट्री स्पेस एजेंसी ड्यूरिंग द बेंगलुरु स्पेस एक्सपो, ठीक है। अब सर हमारे को समझ में नहीं आया। देखिए क्या होता है, अभी बेंगलोर स्पेस एक्सपो में हाँ इसरो ने एक कंट्री के साथ पार्टनरशिप करी कि भाई हम जैसे कि आप लोगों के साथ एमओयू साइन कर लेते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए। तो ऐसी कौन सी कंट्री थी, ऑस्ट्रेलिया के साथ लॉन्च करा है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया के साथ 6 एमओयू साइन हुए हैं, ठीक है ना। 6 एमओयू साइन हुए हैं और इसी से रिलेटेड, और ये किसने करे हैं, इसरो के साथ साइन हुए हैं, जो कि रिसेंटली अभी बेंगलुरु में स्पेस एक्सपो हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट। वेयर मतलब लोकेशन कह रहा है कि भाई ये जो डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट हुआ था ये कहाँ पर हुआ था। और हो सकता है कि आप लोगों नहीं न्यूज़पेपर इतना पढ़ पाते हो या टाइम की वजह से, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये अभी रिसेंटली ग्रेटर नोएडा में हुआ था, जहाँ पर हमारे ऑनेबल प्राइम मिनिस्टर जी वहाँ पर गए थे उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। और अगर अब इस समिट के बारे में अगर आपको थोड़ा सा, मैं बेसिकली ज़्यादा जानकारी नहीं देता, देखिए मैं आपको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन बताता हूँ जिससे आपको वो करंट अफेयर्स समझने में आसानी हो जाए। देखिए हर बार करंट अफेयर्स बदल जाते हैं। अब अक्टूबर की मंथ की आएगी, हो सकता है जब आप पूरा ये सारे 3-4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको इतना टाइम नहीं मिल पाता। इसीलिए ये जर्नी बनाई गई है कि देखिए इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से देखिए इतनी अच्छी मेहनत करके ये बुलेटिन बनाता है और हम आपको उसका एक्सपीरियंस से, अपने एक्सपीरियंस से शेयर करके आपको आपका काम आसान कर देते हैं। देखिए 5-5 क्वेश्चन भी अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स के भी मान लीजिए, और 12 बुलेटिन्स आएंगी तो एक तरीके से 60 क्वेश्चंस का आपको कलेक्शन मिल जाता है, ठीक है ना। और बाकी जब हम लोग समझाते हैं तो आपको और क्वेश्चंस की फ्रेमिंग बता देते हैं कि देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इससे आपका क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट अगर आप मानकर चलें तो आपके 100 क्वेश्चंस तो इसी से तैयार हो जाते हैं, जिसमें से अगर आप ये मानकर चलिए कि अगर आपके 5 से 10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो ये कितनी अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं आपकी इसी से तैयारी हो जाती है, ठीक है ना। तो मैं कोई ये आपको नहीं बता रहा कि इसी में से ये सारे क्वेश्चन आएंगे, बट जब कहीं ना कहीं आपने ये सब चीज़ें पढ़ी होगी, कहीं ना कहीं आपने सुनी होगी, तो जो भी ये वीडियो सुनेंगे या देखेंगे एग्जाम से पहले उनको कहीं ना कहीं उसके एग्जाम में ये रेलेवेंस मिलेगा। और नहीं तो आप अपना फीडबैक मुझे शेयर कर सकते हैं, तो मुझे ये तो आपके लिए मतलब हमारे लिए ये बहुत अच्छे सौभाग्य की अच्छी बात होती है, ठीक है। चलिए, तो ये हाँ मैं आपको इसके बारे में बता रहा था समिट के बारे में कि ये जो समिट है ये बेसिकली एनुअली समिट होता है, ठीक है ना। और अच्छी बात यह है कि देखिए इंडिया में लास्ट 1974 में हुआ था, जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, और अब ये एक तरीके से कितने डिकेड्स बाद यहाँ पर हुआ है। और जो इसकी थीम थी, वैसे जानना नहीं चाहिए बट सिर्फ एक आपको बताने के लिए कि डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड इस थीम का नाम था, ठीक है ना। जब क्योंकि सबमिट होती है उसकी एक थीम होती है, उसके बेसिस पर, जैसे हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की भी नेशनल कन्वेंशन होती है एनुअल बेसिस पर, उसकी भी एक थीम होती है। अगर आपको आइडिया होगा, नहीं भी आइडिया तो कोई बात नहीं, सिर्फ सुन लीजिए, समझने के लिए मैं रेलेवेंस के लिए कंपेरिजन करके आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है, रेगुलेटरी बॉडी, अब कौन कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है उसके बारे में पूछ रहा है। विच मतलब कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है नोटिफाइड अ फ्रेमवर्क, उन्होंने फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया है किसके लिए, सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ना। अब सिर्फ आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि सर स्टॉक एक्सचेंज के लिए तो बॉडी एक सेबी होती है, ठीक है ना, कहीं ना कहीं। अब ये वर्ड यहाँ पर सोशल लगा दिया तो क्या अब हमारा आंसर कुछ चेंज हो जाएगा या नहीं, ये हमारे को देखना पड़ेगा। और सर ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज का क्या कॉन्सेप्ट है, तो
बेसिकली देखिए कहीं ना कहीं हद तक आप क्या सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए आरबीआई होगा रेगुलेटरी बॉडी? नहीं। क्या इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल? नहीं। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस? नहीं। तो इसके लिए जो रेगुलेटरी बॉडी होगी वो होगी सेबी, ठीक है ना। तो देखिए इसी कॉमन सेंस से एक तरीके से आपने आंसर तक तो पहुंच गए। बट सर अगर आप हमारे को एक लाइन में बताना चाहें कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज है क्या भला, या इस चीज़ से हमारे को क्या मतलब हुआ, देखिए क्या होता है हमारी कंट्री में बहुत सारे सोशल एंटरप्राइजेज हैं जो कि फंड रेज करना चाहते हैं। भाई लिस्टेड एंटिटीज़ वगैरह हो गई वो तो फंड रेज कर पा रहे हैं, बट ये जो सोशल एंटरप्राइजेज हैं उनको फंड रेज करने के लिए एवेन्यू प्रोवाइड किया है, जिसके लिए एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज को गठन किया गया है और जिसको रेगुलेटरी कौन करेगी? सेबी रेगुलेट करेगी, ठीक है। सो विद दिस मुझे लगता है कि हमने देखिए बिना किसी को मतलब ये नहीं कि सिर्फ आंसर दे दिए, क्वेश्चन पढ़ लिया उसके हिसाब से रट लिया, बट कहीं ना कहीं हमारी इस डीप एनालिसिस से मुझे लगता है आई थिंक हमने 15 मिनट्स डिवोट किए, बट शायद हम एक अच्छे कंक्लूजन तक पहुंच गए और हमारे को सारी चीज़ें समझ में आने लगी है, ठीक है। सो विद दिस मैं क्लोज करता हूँ हमारी इस वीडियो को, ठीक है। बाकी आपको कैसा लगता है कुछ आप अपना प्लीज़ फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। और अपने फ्रेंड्स अपने जितने भी कोई अगर कलीग्स हैं उससे शेयर कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को भी मोटिवेशन मिलता है। और हो सकता है कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो कि आपने तो वो डाउट नहीं पूछा, बट आपके ही किसी कलीग ने वो डाउट पूछ लिया और मैंने अगर उस पर वीडियो बना दिया तो इट मीन्स आपका भी वो उसमें वो बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। सो विद दिस थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मेहनत करके पढ़ाई करते रहिएगा। कोई भी कोई डाउट है आप उससे मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।